हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को कमिंग ऑफ द ब्रिटिश एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ाऊँगी। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वेलकम ऑफ आरएस एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। The ancient time India was famous for its spices, cotton, textile, jewelry and pearls. Indian goods were in great demand all over the world, especially in Europe, India, and become carrying on trade with Rome and Greece for centuries. कहने का ये मतलब हुआ है कि भारत अपने वस्तुओं के लिए मतलब भारत में मसाले, कॉटन, जेवर, मोतियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। ऑल ओवर मतलब विश्व के लोग इंडिया को इन सभी वस्तुओं के लिए जानते थे। और भारत को पहले प्राचीन समय में ये सोने की चिड़िया कहा जाता था। और भारत में ये जो भारत की जो वस्तुएं थी, यूरोप में इसका बहुत डिमांड था। और वो रोम और ग्रीस में पहले से ही मतलब बहुत पहले से रोम और ग्रीस के साथ इसका ट्रेड चलता था, मतलब ये व्यवसाय होता था। द अरब्स वेर अमंग द फर्स्ट टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड, मतलब सबसे पहले इंडिया में ट्रेड करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए अरब आए। Later the Portuguese, the Dutch, the British and the French followed. They fought among themselves to control trade. इसके बाद पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच इंडिया में आए और वे लोग अपने ये बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ते रहे कि मैं आगे बढ़ूँगा, मैं ज़्यादा व्यवसाय करूँगा, मैं ज़्यादा करूँगा। इस तरह से वो लोग आपस में लड़ते रहे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। In 1498, Vasco da Gama, a Portuguese explorer, discovered a new sea route to India via the Cape of Good Hope. 1498 में पोर्टुगीज़ का एक एक्सप्लोरर था, वो जिसका नाम था वास्को डी गामा, वो इंडिया में आया समुद्र के रास्ते से। द पोर्टुगीज यूज द रूट टू रीच कालीकट एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग। वो कालीकट के रास्ते से इंडिया में पहुंचा और अपना व्यवसाय ट्रेड शुरू किया। कालीकट वॉज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। कालीकट उस समय बहुत मसाले के ये उत्पादन में बहुत आगे था, मतलब वहाँ ज़्यादा मसाले का उत्पादन होता था। वास्को डी गामा गॉट परमिशन फ्रॉम द रूलर ऑफ कालीकट टू कैरी ऑन ट्रेड विथ इंडिया। सून द पोर्टुगीज गॉट मोनोपोली राइट्स ओवर ट्रेड। तो उस समय वहाँ के राजा से परमिशन लिया और अपना व्यवसाय शुरू किया। तुरंत ही उसका व्यवसाय आगे की ओर बढ़ गया, मतलब ज़्यादा उसको मुनाफा मिलने लगा और उसका व्यवसाय ठीक ढंग से चलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, other European countries such as Holland and Britain also become interested in India because they needed raw materials, trade goods and new market. मतलब जब इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन हुआ, कल कारखानों का क्रांति हुआ, बहुत सारे कल कारखाने स्थापित होने लगे, तो दूसरे यूरोपियन देश भी जैसे हॉलैंड, ब्रिटेन इंडिया के साथ व्यवसाय करने का इच्छा जताने लगे, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, अपने इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल चाहिए। इसके बाद उनके इंडस्ट्री में बने हुए जो सामान है उसको बिकने का मार्केट चाहिए। द ब्रिटिश मर्चेंट फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 विथ परमिशन फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ।
वन हु वाज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम। 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश का जो मार्चेंट थे, मतलब ब्रिटेन का व्यापारी, वो उस समय की रानी एलिजाबेथ वन से परमिशन लेकर के इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16वीं सदी में हुई और उस समय की रानी थी रानी एलिजाबेथ। इंग्लैंड द कंपनी ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम मुगल एम्पायर जहांगीर टू ट्रेड इन इंडिया। कंपनी उस समय जहांगीर वहाँ का शासक था, इंडिया का शासक था, और उससे परमिशन लेकर के यहाँ व्यवसाय शुरू किए। द ब्रिटिश सेट अप ट्रेड सेंटर इन बॉम्बे एंड मद्रास, नाउ मुंबई एंड चेन्नई। अभी जो मुंबई और चेन्नई है, उस समय बॉम्बे और मद्रास कहा जाता था। वहाँ से वे अपना व्यवसाय शुरू किए, अपना ट्रेड सेटअप किए, स्थापित किए। द फ्रेंच टू सेट अप a trading company and establish center in चंदरनगर इन बंगाल एंड पौंडीचेरी। और जो फ्रेंच थे वो अपना व्यवसाय चंदरनगर जो बंगाल में है और पौंडीचेरी में अपना सेंटर स्थापित किए। द ब्रिटिश डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन ब्रिटिश को यह पसंद नहीं आया। दे फाउट विद द फ्रेंच एंड डिफीटेड देम। वो क्या किया कि फ्रेंच के साथ फाउट किया, लड़ाई किया और उसे हरा दिया। एज अ रिजल्ट द फ्रेंच वेयर रेस्ट्रिक्टेड टू पौंडीचेरी। और क्या किया, इसका ये परिणाम हुआ कि फ्रेंच पौंडीचेरी से हट गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली वीकेंड। मतलब 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक कमज़ोर पड़ गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम मोर एम्बिशंस। और ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा उसको पावर मिल गया क्योंकि वो वहाँ का राजा मर चुका था। इसके बाद द ब्रिटिश हैड देयर ओन आर्मी टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड। ब्रिटिश आर्मी अपना कंपनी के नाम पर, मतलब अपनी कंपनी अपने ट्रेड की देखभाल के लिए अलग से आर्मी रखते थे, सेना रखते थे। दे वांटेड टू ब्रिंग बंगाल अंडर देयर कंट्रोल बिकॉज इट वाज द रिचेस्ट स्टेट इन द कंट्री। वे चाहते थे कि बंगाल हमारे कंट्रोल में हो क्योंकि उस समय बंगाल बहुत धनवान स्टेट था। दे स्टार्टेड देयर सेटलमेंट इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश थे, वो वहाँ पे फोर्ट आदि बनाना शुरू किए। When Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal, he ordered the British to stop construction activities as they had not paid to tax. तो सिराजुद्दौला जो वहाँ बंगाल का शासक था, वो उसने ब्रिटिश को ऑर्डर दिया कि ये कंस्ट्रक्शन जो ये आप फोर्ट वगैरह बनवा रहे हैं उसको बंद कीजिए, और वे टैक्स देना भी बंद कर दिए। हाउएवर दे वेयर डिटरमाइंड टू टेक कंट्रोल ओवर वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। द ब्रिटिश हैज स्टार्टेड मेंटेनिंग टू आर्मी इन बंगाल। ब्रिटिश ये बंगाल को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आर्मी रखने लगे। सिराजुद्दौला मार्च अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1756। दिस एंशिएंट इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश हैड एंड दे अटैक बंगाल इन 1757। तो ये इसका ये हुआ कि जब ब्रिटिश का विरोध होने लगा तो ब्रिटिश 1757 में अटैक किया। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड द बैटल ऑफ प्लासी। यह जो अटैक किया 1757 में, तो इसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में, इस लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार हुई।
एंड ब्रिटिश बिकम पावरफुल इन बंगाल, और ब्रिटिश बंगाल में ज़्यादा पावरफुल बन गया। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, और ये बंगाल में ये हुआ कि पहली स्वतंत्रता की लड़ाई की ओर बढ़ा। द किंग एंड द नवाब ऑफ ए स्मॉल किंगडम इन इंडिया वेयर ऑलवेज फाइटिंग एमॉन्ग देमसेल्फ। भारत में उस समय क्या होता था कि भारत में नवाब और राजाओं के बीच छोटे छोटे किंगडम के लिए आपस में वे लोग लड़ते रहते थे। द ब्रिटिश हेल्प वन रूलर अगेंस्ट द अदर एंड गेन पावर एंड वेल्थ। ब्रिटिश क्या करते थे कि एक राजा को अपनी शक्ति और धन दे करके दूसरे राजा के खिलाफ भड़काते थे। दो राजाओं के बीच जब झगड़ा होता था तो ब्रिटिश आपस में, और उसको जैसे घी में तेल आग में तेल डाल के उसको भड़काया जाता है, उसी तरह से वो राजा को और उसके खिलाफ मतलब बता करके उस राजा को और दूसरे राजा को और भड़काते थे, और उसको क्योंकि ब्रिटिश के पास सेना अधिक था तो अपने सेना और धन से उसकी सहायता करते थे। तो दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश वाज कॉल्ड डिवाइड एंड रूल। तो इस पॉलिसी को, ये जो ब्रिटिश का पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल के नाम दिया गया, क्योंकि उनका ये था कि डिवाइड करो, राजा के बीच में डिवाइड करो और वहाँ रूल करो, दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और लड़ने के बाद वो शासन मेरा हो जाएगा, वो राज्य मेरा हो जाएगा। दिस पॉलिसी हेल्प द ब्रिटिश टू कैप्चर द किंगडम ऑफ इंडियन रूलर। इस पॉलिसी के द्वारा ब्रिटिश इंडियन रूलर को कैप्चर करते गया। इंडियन रूलर, राजा जो भारतीय शासक था, उसके राज्य को कैप्चर करते गया। Another battle, the Battle of Buxar, took the place in 1764। दूसरा बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई। अगेन द ब्रिटिश इमर्ज victorious, thus Bengal administration finally came under British rule and the British East India Company obtained the right to collect revenue। अब बंगाल का शासन पूर्णतः अंग्रेज़ों के हाथ में हो गया और वो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अपने अनुसार चलाने लगे। After this battle, they started extending their territories through various policies. According to one such policy, the British declared that if a king died without a natural heir, his kingdom would be taken over by the British। इसके बाद अंग्रेज एक और पॉलिसी लागू किया इंडिया में कि यदि किसी राजा का कोई अपना संतान नहीं होता है और वह राजा मर जाता है तो वो राज्य अंग्रेज़ों का हो जाएगा। उसने ये पॉलिसी अपनाए और इस पॉलिसी का नाम दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अनुसार यदि कोई राजा का अपना संतान नहीं होगा और वो राजा मर जाएगा तो वो उस राज्य पर कैप्चर अंग्रेज़ों का हो जाएगा। तो इस पॉलिसी के द्वारा उसने झांसी, नागपुर और बहुत सारे प्लेस पर कब्जा किया। द सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड रिचर्ड वेल्सले। इसके बाद सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड रिचर्ड वेल्सले के द्वारा किया गया। वह उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल था। 1798 to 1805 उस समय वह गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक था। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, Indian rulers under British protection had to maintain British troops within their kingdom. This gave control to the British over the affairs of this kingdom। मतलब इस रूल के द्वारा ये इंडिया का
मतलब हर जो राजा था वो ब्रिटिश के अंडर में हो गया। मतलब ज़्यादातर ब्रिटिश इंडिया के भूभाग को अपने कैप्चर में कर लिए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियाज बाय द ब्रिटिश। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिश। मतलब जब ब्रिटिश के द्वारा लोगों को परेशान किया जाने लगा तो किस तरह से इंडियन सभी आपस में मिल करके उसके खिलाफ हो गए। Once they got firmly established in India, the British started using many unfair means to achieve their aim of getting rich. तो एक बार जब ब्रिटिश इंडिया में अपना उद्देश्य यहाँ स्थापित कर लिए, जो चाहे उनको मिलने लगा, तो वो क्या किए कि इंडियन को बहुत परेशान करने लगे। द ब्रिटिश बिगेन एक्सप्लॉयटेशन द फार्मर्स हैड टू पे हैवी टैक्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द यील्ड बाय प्रोड्यूस्ड। वो सबसे पहले फार्मरों को परेशान करने लगे। फार्मर को, जो किसान होते थे, उन पे भारी टैक्स लगाने लगे। जितना उनका उपज नहीं होता था उतना उस पर टैक्स लगाना शुरू किए। एज अ रिजल्ट द इंडियन फार्मर बिकम वेरी पुअर। जिसका कारण यह हुआ कि भारतीय किसान गरीब होते गए, बहुत गरीब होते गए। सिमिलरली द वीवर्स वेयर फोर्स्ड टू सेल द क्लॉथ दे प्रोड्यूस अ वेरी लो प्राइस। और वीवर जो बुनकर होते थे उन पे ज़बरदस्ती दबाव डाला जाता था कि तू कम दामों में अपने कपड़ों को बेचो। द इंडियन कॉटन इंडस्ट्री वाज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ ब्रिटिश ग्रीड। इंडियन जो भारतीय कॉटन इंडस्ट्री था उस पर भी वो ब्रिटिश को लालच नज़र आ रहा था कि कैसे इसके कॉटन इंडस्ट्री को समाप्त किया जाए। ब्रिटिश डिड नॉट ग्रो कॉटन ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट बट दे हैड बिग कॉटन टेक्सटाइल मिल्स विच रिक्वायर्ड कॉटन। ब्रिटिश चूँकि ब्रिटेन ठंड प्रदेश में होने के कारण वहाँ कॉटन की खेती नहीं की जा सकती थी, लेकिन वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल का जो मिल है वो बहुत बड़ा मिल वहाँ पे था, जिसको रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन वहाँ जाना ज़रूरी था। उस मिल के लिए रॉ मटेरियल कॉटन, कपड़ा बनाने के लिए कॉटन ज़रूरी था। सो कॉटन वाज बाउट एट अ लो प्राइस एंड एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। तो क्या हुआ कि कॉटन को कम दामों में लेकर के वो ब्रिटेन में पहुंचाने लगे, ब्रिटेन में भेजने लगे। इन रिटर्न क्लॉथ्स वाज सेंट बैक एंड सोल्ड एट हाई प्राइजेस इन इंडिया। और वहाँ से जो कपड़ा बन करके आता था वो महंगे दामों में इंडिया में बेचा जाने लगा। द ब्रिटिश ऑल्सो डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू स्टार्ट देयर ओन मिल्स और फैक्ट्रीज। और ब्रिटिश ये भी नहीं चाहते थे कि इंडिया यहाँ पे अपना मिल या फैक्ट्री बैठाए। दिस एक्सपेक्टेशन लेड टू डिससेटिस्फैक्शन एमॉन्ग इंडियंस एंड अनरेस्ट स्टार्टेड स्प्रेड इन द कंट्री। तो ब्रिटिश के इस व्यवहार से सभी भारतीय जो थे वो उनमें उदासीनता, उनमें विद्रोह फैलने लगा कि हमारा ही ज़मीन है, हमारा ही सब कुछ है, हम ही को अंग्रेज बाहर से आकर के हमको दबाव डाल रहा है, हमारा सामान को ले जा कर के अपने मिल में बना रहा है और वहाँ से हमको महंगा बेच रहा है। तो ये सब जब इंडिया के कुछ बुद्धिजीवों के दिमाग में आया तो वह विद्रोह धीरे धीरे फैलने लगा। Revolt against the British. People in different parts of India had been protesting against the exploitative policies of the British. मतलब भारत के विभिन्न भागों में जो लोग रहते थे वो सभी इंडिया जो ब्रिटिश जो इंडिया के लोगों को एक्सप्लोट करते थे, मतलब उन पर जो दबाव बनाते थे, उन पर जो कहर ढालते थे, सभी भारतीय उसका खिलाफ हो गए।
The revolt of 1857 is considered the first war of independence or the shaped by mutiny by Indian historians. It is an important landmark in our history. और इसके खिलाफ 1857 में जो पहली स्वतंत्रता की लड़ाई हुई वह इतिहास में वर्णित है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण उसका स्थान है। द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय इंडियन सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी। सबसे पहले जो रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ भारतीय सैनिकों के द्वारा, जो ब्रिटिश आर्मी थे, जो ब्रिटिश सैनिकों के सिपाही थे। द रीज़न फॉर द रिवोल्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल। कारण था कि राइफल में कारतूस भरना था। मेन जो सिपाही विद्रोह हुआ था, मेन कारण था कि जो राइफल में कारतूस भरना था। तो वो जो कारतूस था उसको वो चमड़े, गाय और सूअर के चर्बी उसके ऊपर लपेटा जाता था और उसको राइफल में भरने से पहले दांत से पकड़ के खींचना होता था। जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ब्रिटिश आर्मी में थे, दोनों इसका विद्रोह किए। तो विद्रोह किए। A rumor spread that the cartridges of the rifles were greased, that the fat of cows and pigs. The covering of these cartridges had to be beaten off before loading into the gun. गन में भरने से पहले उस कारतूस से दांत से खींच करके हटाना पड़ता था। This meant the soldier had to put the cartridge in their mouth. It was against the religious sentiments of both Hindus and the Muslim soldiers. जो ये मुंह से खींचना पड़ता था, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के विरुद्ध था। Indian soldiers refused to use their rifles and revolted. जो इंडियन सोल्डर थे वो इस राइफ़ल को यूज करने से रिफ्यूज़ कर दिए, मना कर दिए कि हम इस राइफ़ल को यूज़ नहीं करेंगे। द रिवोल्ट विच बिगन एट मेरठ सून स्प्रेड टू नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ये जो रिवोल्ट हुआ यह मेरठ में हुआ और वहाँ से नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में भी इसकी चर्चा होने लगी। इट वॉज ज्वाइंड बाई फार्मर, क्राफ्टमैन एंड अदर सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। मतलब जब ये विद्रोह हुआ सब जगह फैल गया, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, तो सभी लोग इस लड़ाई में भाग लेने लगे। चाहे वो किसान हो, ये बुनकर हो या डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोग इस विद्रोह में भाग लेने लगे, मतलब इसका विद्रोह करने लगे। इंडियन सोल्जर्स ओवरथ्रो देयर सुपीरियर एंड मार्च टू दिल्ली टू क्राउन बहादुर शाह जफर एज देयर एम्पेरर। इंडियाज रूलर्स सच एज रानी लक्ष्मीबाई of Jhansi, Nana Sahib, Tatya Tope and Kunwar Singh joined the rebels. Rani Lakshmibai was killed in the battle of, and so was Nana Sahib. मतलब इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, नाना साहेब, तात्या टोपे, कर्नल सिंह सभी ने भाग लिया इस लड़ाई में। रानी लक्ष्मीबाई मारी गई। The revolt continues for 2 years before it was crushed by the British. ये लड़ाई 2 साल तक चलती रही, जिसके कारण वो ब्रिटिश मतलब परेशान हो गया, मतलब ब्रिटिश को ये लड़ाई इस बैटल से, इस विद्रोह से वो परेशान हो गए। द म्यूटिनी फेल्ड बिकॉज it lacked proper leadership and planning. The British had better trained soldier and superior weapons. ब्रिटिश क्या किए कि और ट्रेंड
सैनिक और हथियार का इंतज़ाम किए। ऑल्सो सम इंडियंस रूलर हेल्प द ब्रिटिश, इसके अलावे ब्रिटिश को जो ब्रिटिश थे उनको कुछ इंडियन भारत के रूलर भी शासन करने वाले शासक भी उनका साथ देने लगे। बहादुर शाह जफर वाज कैप्चर्ड एंड एक्सिल्ड टू बर्मा नाउ म्यांमार, बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गिरफ्तार कर लिए बर्मा से, जो अभी बर्मा को म्यांमार कहा जाता है। वेयर इज़ लेटर डेड, इसके बाद वो कुछ दिन के बाद वो मर गए। हिज 2 sons वेयर किल्ड, उनके साथ उनका 2 बेटा भी मारे गए। ब्रिंगिंग द वंस माइट मुगल एम्पायर टू एन एंड, इस प्रकार यह मुगल शासन का समाप्त हुआ। द रिवोल्ट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ended and India was now directly ruled by the British Crown। अब क्या हुआ कि इस लड़ाई में जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहले चलता था, अब यहाँ पे सीधे ब्रिटिश शासन करने लगे डायरेक्ट रूप से। पहले कंपनी के द्वारा शासन किया जाता था, परेशान किया जाता था, और अब यहाँ ब्रिटिश क्राउन मतलब रानी के द्वारा यह शासन किया जाने लगा। आफ्टर द रिवोल्ट इंडियंस रियलाइज्ड दैट इफ द होल ऑफ इंडिया हैड बीन यूनाइटेड द ब्रिटिश वुड नेवर हैड सक्सेड। इसके बाद ये भारतीय लोग अब महसूस करने लगे कि यदि हम सभी भारतीय एकजुट होते तो कभी भी हमारे इंडिया में वो सक्सेस नहीं होता, ब्रिटिश हम लोगों पे इतना कहर नहीं ढाता और हमारे संपत्ति को इतना नहीं लूटता। अब ये चैप्टर समाप्त होता है। अतः आप लोग से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।